हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी 2021 पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। तो बिना कोई देर किए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द डिस्काउंट इन अ वेल मैनर वे ऑन परफॉर्मेंस अवॉर्डेड बाय मैन्युफैक्चरर टू ट्रेड चैनल मेंबर्स इज क्लासिफाइड एज। यानी कि जो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर है ट्रेड चैनल को प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्टिविटी, तो उसको कौन सा डिस्काउंट कहा जाता है? क्वांटिटी डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट या फिर नॉन फंक्शनल डिस्काउंट? तो ये होता है फंक्शनल डिस्काउंट। फंक्शनल डिस्काउंट का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेड चैनल्स जो भी बीच में होते हैं, मिडिल मैन्स होते हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए डिस्काउंट देती है। वो एक्टिविटी सेलिंग भी हो सकती है, स्टोरिंग भी हो सकती है, रिकॉर्ड कीपिंग भी हो सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो मैन्युफैक्चरर चाहता है कि ट्रेड चैनल करें और वो काम वो करते हैं, तो उनके लिए उन्हें कुछ प्राइस रिडक्शन, कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो वह होता है आपका फंक्शनल डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे जब होल सेल में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हमें पर प्रोडक्ट कुछ प्राइस में रिडक्शन मिल जाता है, तो दैट इज़ क्वांटिटी डिस्काउंट। और सीजनल डिस्काउंट जो सीजनल वेरिएशंस की वजह से डिस्काउंट मिलता है, जैसे सीजनल सेल रहती है तो आपका सीजनल डिस्काउंट में आएगा। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आप किसी एक तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से कोई परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो फंक्शनल डिस्काउंट होता है। और नॉन फंक्शनल डिस्काउंट जो किसी एक्टिविटी के लिए नहीं, ऐसे ही अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो वो ट्रेड चैनल को दे सकता है, बट नॉट फॉर परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्टिविटी, तो वो आपका नॉन फंक्शनल डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an increase in the price of a product due to the added cost of selling it in different countries is known as। यानी कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में सेलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्राइसिंग, प्राइस एस्केलेशन, रेफरेंस प्राइसिंग या फिर रिलेटिव मार्केट प्राइसिंग? तो ये होता है आपका प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन का मतलब है कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरर होता है, वो दूसरी कंट्री में भी सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका हो सकता है डोमेस्टिक में थोड़ा सा कॉस्ट उसका ज़्यादा पड़ रहा हो, तो उसकी वजह से वो डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करता है, तो प्राइस एस्केलेशन होता है। और प्राइमरी प्राइसिंग क्या होती है कि जो कंपटीशन की वजह से जो प्राइस रखा जाता है, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स प्राइस रख रहे हैं वही हम भी प्राइस रख रहे हैं, तो वो प्राइमरी प्राइसिंग होता है। बेसिक यही लोग अप्लाई करते हैं। रेफरेंस प्राइसिंग का मतलब होता है कि ऐसा अमाउंट जो कंज्यूमर्स पे करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू पे, तो वो रेफरेंस प्राइसिंग होता है। जैसे हम भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं किसी मार्केट में और उसका प्राइस हमें नहीं सही लगता है, तो मुझसे बोलते हैं भैया बगल वाली दुकान में तो इतने का मिल रहा है, तो हम उतना ही पे करना चाहते हैं, तो उसको रेफरेंस प्राइसिंग कहते हैं। रिलेटिव मार्केट प्राइसिंग का मतलब है कि डिफरेंट मार्केट्स में किसी एक सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होना, यानी कि प्रोडक्ट वही है लेकिन आपके पास वाले मार्केट में किसी दूसरे रेट में मिल रहा है और आप थोड़ा सा दूर जाओ जहाँ पे मार्केट लगी रहती है वहाँ पे वो दूसरे रेट पे मिल रहा है, तो वो रिलेटिव मार्केट प्राइसिंग होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि आप अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू इस वजह से कि आपके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको हम प्राइस एस्केलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस सेलिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पोस्ट ऑफिस हैं वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स भी सेल कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है?
वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो पहले इनका मीनिंग जान लेते हैं। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन होता है, एक सप्लाई चेन होता है मैन्युफैक्चरर से फिर जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से जाएगा रिटेलर्स के पास, और रिटेलर के बाद जाएगा कंज्यूमर के पास। तो ये एक सप्लाई चेन है। तो अगर इसी सप्लाई चेन में काम हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, तो वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होगा। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि दो कंपनीज सेम स्केल के, सेम साइज की और सेम स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, वो दोनों कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करती हैं ताकि उन्हें इफ़िशेंसीज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिल सके, तो वो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये भी एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। बस इसमें क्या रहता है कि इनमें से कोई भी एक, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो या फिर कंज्यूमर, किसी एक के पास कंट्रोल रहेगा पूरे चैनल सिस्टम का, किसी एक के पास पावर रहेगी कि उसको कंट्रोल कर सके, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स ये सेल कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? तो ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिटेलर? इसमें से कौन सा रिटेलर का टाइप है? सुपरमार्केट, कैटलॉग शोरूम, स्पेशलिटी स्टोर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो रिटेलर में जहाँ पे आपको जितना क्वांटिटी आप चाहते हैं उसमें ले सकते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में। तो सुपरमार्केट में भी हम अपने हिसाब से परचेस करते हैं। कैटलॉग शोरूम, स्पेशलिटी स्टोर, ये सभी एक तरीके से रिटेलर के ही एग्जाम्पल्स हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल इज ऑल्सो नोन एज द फॉलोइंग। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल को हम और क्या कह सकते हैं? 1 लेवल चैनल, 0 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। तो इसको हम 0 लेवल चैनल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं है, तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँच रहे हैं, तो डायरेक्ट मार्केटिंग को हम 0 लेवल चैनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, which of the following can be argued as the reason for slow growth of consumer corporation stores in India? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक रीज़न है किस चीज़ का, कि कंज्यूमर कॉरपोरेशन इंडिया में, कंज्यूमर कॉरपोरेशन स्टोर्स इंडिया में उनका ग्रोथ बहुत स्लो है। इस चीज़ का रीज़न क्या हो सकता है? वीक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कॉपरेशन ऑफ मेंबर्स, इनसफिशिएंट कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर कॉरपोरेशन स्टोर्स में ऑर्गेनाइजेशन वीक होता है, या और मेंबर्स आपस में कोऑपरेट नहीं करते हैं, और कैपिटल भी इनके पास सफिशिएंट नहीं होती है। ये सारे ही रीजंस होते हैं, मतलब रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कंज्यूमर कॉरपोरेशन स्टोर्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है इंडिया में। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इसमें से किसके लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल होगी? न्यू ऑटोमोबाइल, वुमेन अपैरल ब्रांड, सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर ब्लोअर। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कंपनीज जो हैं वो कंपनीज के प्रोडक्ट को हर जगह पे, मतलब जितने ज़्यादा हो सके, एज मैनी प्लेसेस एज पॉसिबल, हर जगह पे उसे अवेलेबल कराया जाए। तो वो होता है आपका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, यानी कि आप जहाँ भी जाएं आपको हर जगह वो प्रोडक्ट मिल जाए आराम से। तो इसमें क्या चीज़ है, आपको न्यू ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स हर जगह नहीं मिलते, वुमेन अपैरल ब्रांड के भी नहीं मिलते, ब्लोअर के भी नहीं मिलते, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक आप कहीं भी निकलिए, किसी भी मार्केट में जाइए, थोड़ी ना थोड़ी दूर पे कोई ना कोई जनरल स्टोर पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाएगी। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज में सबसे ज़्यादा सुइटेबल सॉफ्ट ड्रिंक के लिए है। नेक्स्ट,
This advertising aims to stimulate repeat purchases of product and services. इसमें से कौन सी एडवर्टाइजिंग है जिसका एम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिपीट परचेज को स्टिमुलेट करे, यानी वो लोगों को कन्विंस करे बार बार कि आप हमारे प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करिए. तो ये कौन सी एडवर्टाइजिंग होगी? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग. अब यहाँ पे नाम से भी हम एक बार गेस कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप बार बार हमारे प्रोडक्ट को परचेज करिए. तो दैट विल बी रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग. हम उनको रिमाइंड करा रहे हैं. नेक्स्ट, which of the following is not included in the main features of Dagmar approach to advertising planning? इसमें से कौन से ऑप्शन हैं जो इसमें डैगमार अप्रोच के जो मेन फीचर्स हैं उसमें इंक्लूड नहीं हैं? एडवर्टाइजिंग गोल्स मस्ट बी फिक्स्ड. एडवर्टाइजिंग गोल्स फिक्स्ड होने चाहिए. एडवर्टाइजिंग गोल्स मस्ट बी रिटेन होने चाहिए. इट एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स दैन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन. यानी कि डैगमार अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा फोकस करती है, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन पे कम करती है. एडवर्टाइजिंग मस्ट बी स्केलेबल. एडवर्टाइजिंग स्केलेबल होनी चाहिए, यानी कि हम उसको मेजर कर सकें. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले डैगमार अप्रोच क्या होती है? डैगमार का फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. काफ़ी लंबा है, इसको लिख सकते हैं डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. ये अप्रोच जो है रसेल कॉली ने दी थी 1961 में. इसमें इन्होंने कहा था कि एडवर्टाइज करने के लिए प्लान करना चाहिए और उस प्लानिंग में इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो कंज्यूमर को 4 फेजेस के थ्रू गाइड करती थी. यानी इसमें 4 फेजेस इन्वॉल्व है. इन्होंने कहा था कंज्यूमर को 4 फेज में गाइड करना चाहिए. वो 4 फेज कौन से थे? इसको शॉर्ट में हम ACCA लिख सकते हैं. पहला आपका है अवेयरनेस, और दूसरा है आपका कॉम्प्रहेंशन, फिर है कन्विक्शन एंड देन एक्शन. तो इस अप्रोच में रसेल कॉली ने कहा था कि हमें कंज्यूमर को सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना चाहिए और उसके बाद उन्हें कॉम्प्रहेंड करना चाहिए, यानी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना चाहिए और उन्हें ऐसा फील कराना चाहिए कि आपको इस प्रोडक्ट की नीड है. फिर उन्हें कन्विंस करना चाहिए एंड देन लास्ट में उन्हें परचेज करने के लिए भी हमें स्टिमुलेट करना चाहिए. तो ये 4 फेजेस में हम कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं. तो इस अप्रोच में इनका ये कहना था जो यहाँ पे है कि एडवर्टाइजिंग गोल्स हैं वो फिक्स होने चाहिए और रिटन भी होने चाहिए और ऐसे एडवर्टाइजिंग गोल्स सेट करने चाहिए जिनको हम बाद में मेजर कर सकें रिजल्ट्स के थ्रू. ठीक है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ऐसे एडवर्टीजमेंट गोल्स बनाने चाहिए जिनको हम एडवर्टीजमेंट रिजल्ट्स के थ्रू मेजर कर सकें. तो ये स्केलेबल होने चाहिए. लेकिन इनका जो ये स्टेटमेंट है कि इसका एम्फेसिस ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा था, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन पे कम था, ये आपका गलत है. इसलिए यहाँ पे यही आंसर आपका सही होगा क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन पे किया था, ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं. नेक्स्ट, इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस बिटवीन फ्रेंड्स कंसर्निंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी कि जब दोस्त आपस में बात करते हैं किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को लेके तो उसको क्या कहेंगे? स्टिमुलाई, परसेप्शन, वर्ड ऑफ माउथ या फिर लर्निंग. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से फ्रेंड्स के बीच है. तो जब दोस्त एक दूसरे को बताते हैं कि हमने तो ये प्रोडक्ट लिया था, बहुत अच्छा था,
तो ये क्या काम होता है इसका, ये वर्ड ऑफ माउथ होता है। इसको हम कह सकते हैं कि हम दूसरे को बता रहे हैं, उसके बाद फिर उससे हम दूसरे फ्रेंड को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डेल्फी टेक्निक इज रिलेटेड विद। डेल्फी टेक्निक किससे रिलेटेड है? सेल्स कोटा, सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक, सेल्स टेरिटरीज, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेल्फी टेक्निक है वो सेल फोरकास्टिंग टेक्निक है एक। इसमें क्या होता है कि सेल को फोरकास्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता है। इसमें क्वेश्चनेयर बनाया जाता है और वो क्वेश्चनेयर जो है कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनता है, उन एक्सपर्ट्स को क्वेश्चनेयर भेजा जाता है और उनसे रिस्पॉन्स कलेक्ट किए जाते हैं। फिर सारे रिस्पॉन्सेस को मर्ज किया जाता है और लास्ट में जो ऐसे जो रिजल्ट्स होंगे जिन पे सारे एक्सपर्ट्स राज़ी हों उनको हम फाइनल करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। तो ये आपकी डेल्फी टेक्निक होती है। नेक्स्ट, वर्ड प्ले ऑफन यूज टू क्रिएट अ डबल मीनिंग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ रेलेवेंट पिक्चर। जो वर्ड प्ले होता है इसको डबल मीनिंग में मोस्टली यूज़ किया जाता है। उसमें मतलब किसी एक पिक्चर, आपने कई सारे पोस्टर्स देखे हैं कि कोई पिक्चर है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको यूज़ किया जा रहा है और उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका डबल मीनिंग है, तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग वेयर आउट, एडवर्टाइजिंग रेजोनेंस, एडवर्टाइजिंग अडॉप्शन या फिर एडवर्टाइजिंग कल्चर। तो ये आपका होता है एडवर्टाइजिंग रेजोनेंस। एडवर्टाइजिंग रेजोनेंस का मतलब होता है कि जो ऑडियंस है उसको हम इंगेज कर रहे हैं किसी कन्वर्जेशन के थ्रू और ऐसा मैसेज उन्हें पहुंचाना है कि वो उनकी वैल्यूज़ और उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इससे उनकी जो डिज़ायर है वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए और बढ़ जाती है। यानी कि जो वर्ड हैं वो डायरेक्टली उनको नहीं रिलेट करते हैं, एडवर्टीजमेंट से उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन उन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका डबल मीनिंग होता है और वो कस्टमर को इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मोड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। इसमें से कौन सा मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मोड नहीं है? इवेंट एंड एक्सपीरियंस, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, मार्केट सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स की बात की गई है, तो इवेंट एक्सपीरियंस होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, सेल्स प्रमोशन भी होता है। जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स से रिलेटेड नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन में तो हम जो प्रोडक्ट्स को कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कैटेगराइज करते हैं, उनका सेगमेंटेशन करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन मिक्स से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, CRM स्टैंड्स फॉर, CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेलिंग मैनेजमेंट या फिर कस्टमर रेफरेंस मैनेजमेंट। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है CRM। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस मार्केट। इसमें से कौन सा बिजनेस मार्केट का फीचर नहीं है? लेस जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर्स, यानी कि एरिया वाइज बहुत ही कम बायर्स हैं। लार्जर बायर्स, क्लोज कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप या फिर 2 and 3 ओनली। तो यहाँ पे देखिए 2 and 3 ओनली, ये आपका लार्जर बायर्स और क्लोज कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप, ये तो बिजनेस मार्केट का फीचर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कौन सा फीचर नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस मार्केट जो होती है वो कभी भी लेस एरिया को नहीं कवर करती है, उसका हमेशा लार्ज स्कोप रहता है, लार्जर बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, लेस जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर्स हैं, तो ये आपका बिजनेस मार्केट का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च अगर करनी है तो उसके लिए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? क्वेश्चनर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी, हम क्वेश्चनर के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स भी ले सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट हुए आपके मार्केटिंग रिसर्च के लिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बेसिस फॉर सेगमेंटिंग मार्केट्स। यहाँ पे एक तरफ आपके सेगमेंटेशन बेसिस दिए गए और दूसरी तरफ उसके रिलेटेड फैक्टर्स दिए गए, उनको हमें मैच करना है। तो जैसे जोग्राफिकल बेस को आपका ये है क्लाइमेट से रिलेट करता है, क्लाइमेट आपका जोग्राफिकल बेस है। और डेमोग्राफिक बेस एज हो जाएगा, साइकोग्राफिक बेस आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा और बिहेवियरल बेस आपका ब्रांड लॉयल्टी हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन विच वे एन एक्सपोर्टर कंपनी कैन हेल्प इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। किस तरीके से कोई एक्सपोर्टर कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग में हेल्प कर सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके, री एक्सपोर्ट ट्रेड यानी री एक्सपोर्ट करके, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर कंपनी है वो दोनों तरीके से कर सकती है, इम्पोर्ट भी कर सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है और री एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज है। कंज्यूमर्स कैन इफेक्टिवली स्क्रीन आउट मोस्ट मैसेजेस। कंज्यूमर्स हैं वो बहुत आराम से इफेक्टिवली मैसेजेस को स्क्रीन आउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजर्स में लूज कंट्रोल ओवर ऑनलाइन मैसेजेस। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो हो सकता है कि जो ऑनलाइन मैसेजेस हैं उनको देख के वो भड़क जाए, उस अपना कंट्रोल खो सकते हैं। मार्केटर्स कैन बाय एड्स ऑन साइट्स रिलेटेड टू देयर ओन ऑफरिंग्स। मार्केटर्स हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स वो या सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं उन से रिलेटेड साइट्स पे एड्स को भी बाय कर सकते हैं। प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज कैन बी कॉपीड, और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज भी कॉपी की जा सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एडवांटेज कौन सा है। तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, एडवांटेज कौन सा है। इसमें आपका है थर्ड एडवांटेज होगा कि मार्केटर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स को परचेज कर सकते हैं साइट पे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इंक्लूड। रूरल मार्केटिंग का फीचर क्या होगा, लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। रूरल मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत बिखरी हुई है, हेट्रोजीनियस मार्केट है, सीजनल डिमांड होती है वहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही आपके रूरल मार्केटिंग के फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क्स। ये सारे ही आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जा सकती है। तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सर्विसेज आर नीदर परफॉर्म्ड नॉर प्रोड्यूस्ड। सर्विसेज ना ही परफॉर्म होती और ना ही उनका प्रोडक्शन होता है। सर्विसेज आर नॉट इक्विपमेंट बेस्ड। सर्विसेज इक्विपमेंट पे बेस्ड नहीं होती हैं, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं और सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, और हम इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स बताना है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही है कि सर्विसेज ना ही प्रोड्यूस होती हैं और ना ही परफॉर्म होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, स्टोर भी नहीं की जा सकती हैं। ये सारे आपके स्टेटमेंट ट्रू हैं। लेकिन सर्विसेज इक्विपमेंट बेस्ड नहीं होती हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत जगह जो है इक्विपमेंट का यूज़ करना होता है। बहुत सारे इक्विपमेंट बेस्ड ही सर्विसेज होती है मोस्टली। तो नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ऑफ ग्रीन कलर्ड प्रोडक्ट्स। ग्रीन कलर्ड प्रोडक्ट्स को बेचना ग्रीन मार्केटिंग है। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय द ग्रीन बेंच,
यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जिनका अप्रूवल ग्रीन बेंच ने किया है, या फिर मार्केटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करना वो ग्रीन मार्केटिंग है। बोथ 1 एंड 2, तो यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग वही होती है कि जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करना, दैट इज ग्रीन मार्केटिंग। Next, personal selling consists of contacting prospective buyers of products personally. Who give this definition? ये definition है कि personal selling क्या होती है कि जो भी हमारे prospective buyers हैं, हम उनको personally product sell कर रहे हैं। ये definition किसने दी? स्टैंटन, बस्कर्क, कंडिफ एंड स्टिल, नॉन ऑफ द अबव। ये definition बस्कर्क ने दी थी। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द वेरियस स्टेजेस अ कंज्यूमर गोज थ्रू बिफोर परचेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर हिज एंड यूज़। कि ये एक ब्रांच है जिसमें जो कंज्यूमर है वो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू होके जाता है अपने फाइनल परचेज करने से पहले। तो उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर वैल्यूज़। तो ये आपकी कंज्यूमर बिहेवियर होती है। कंज्यूमर बिहेवियर की एक प्रोसेस होती है कि जो कंज्यूमर होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उस प्रोसेस के सारे स्टेजेस से होके गुजरता है। तो ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर होगा। नेक्स्ट, स्टेप बिटवीन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड परचेज डिसीजन ऑफ बायर। 2 स्टेप्स दिए गए हैं। एक तो आपका इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है, हमने जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स थे उनको इवैल्यूएट कर लिया है, और परचेज डिसीजन, और परचेज करने का डिसीजन भी ले लिया है। इन दोनों स्टेप्स के बीच के कौन से स्टेप्स होंगे? एटीट्यूड ऑफ अदर्स, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, परचेज इंटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरे उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं उससे हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है। एटीट्यूड ऑफ अदर्स भी आएगा बीच में। अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स आ सकते हैं कि आप चाह रहे हैं परचेज करना लेकिन कुछ सिचुएशन नहीं बन रही हो, या फिर हो सकता है आपके पास उतना बजट ना हो, तो सिचुएशनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं परचेज डिसीजन के पहले। और परचेज इंटेंशन, कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, ये भी आ सकता है। तो इन दोनों स्टेप्स के बीच में ये तीनों स्टेप्स आते हैं, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। कंज्यूमर बिहेवियर किन किन चीज़ों से या फिर किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है? सोशल क्लास, सेल्फ कॉन्सेप्ट, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सोशल क्लास हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये दोनों से ही कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए आंसर आपका 3rd हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिस्कम्फर्ट अकर्स व्हेन अ कंज्यूमर होल्ड्स कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स अबाउट अ बिलीफ और एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये कौन सी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किन चीज़ों को लेके, कि उनके थॉट्स और बिलीफ को लेके, कि वो किस चीज़ पे बिलीव करता है और क्या उसका थॉट है, इसके बीच में उसके एटीट्यूड और बिलीफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये कौन सी थ्योरी है? सेल्फ परसेप्शन, कॉग्निटिव डिसोनेंस, एटीट्यूड, या फिर लाइवलीहुड। तो ये आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे मन में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से कोई जैसे एक वैल्यू है, किसी एक कस्टम पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है उसके अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि हम अपने मन में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए भी और ये चीज़ नहीं भी चाहिए। तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, और उस डिस्कम्फर्ट को हम ख़त्म करने की फिर कोशिश करते हैं, या तो हम अपना बिलीफ चेंज करते हैं या फिर हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। तो ये आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इसका बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल था कि वो जो लोमड़ी थी जो अंगूर खाने के लिए बार बार जंप कर रही थी,
अंगूर के पेड़ पे, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो लास्ट में उसने क्या कंक्लूजन निकाला है कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसने क्या किया, अपना बिलीफ चेंज कर लिया, अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया, तो वो कंफर्ट जोन में पहुंच गई। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इनपुट टू क्रिएट मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कंज्यूमर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है इनपुट उसको सेलेक्ट करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, ताकि उस दुनिया के बारे में एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट कर सके। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन या फिर लर्निंग। तो ये होता है परसेप्शन। एक किसी इंसान का, किसी पर्सन का परसेप्शन क्या है, वो उसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया को देखता है। तो वही ये प्रोसेस होती है कि जो हम अपने आसपास एनवायरनमेंट से, लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसके थ्रू हम एक इमेजिनरी या फिर अपना एक एटीट्यूड बनाते हैं। नेक्स्ट है अ कंज्यूमर्स प्री डिस्पोजिशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट फॉरेन मेड प्रोडक्ट। यानी एक कंज्यूमर है जो किसी फॉरेन प्रोडक्ट को, फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का एक प्री डिस्पोजिशन बना के चलता है। यानी कि उसको पूर्वाभास है कि हमें इसको, जो विदेशी निर्मित उत्पाद हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार करना है। तो उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर कन्फर्मिटी, कंज्यूमर इथनोसेंट्रिज्म, कंज्यूमर इमेजरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये होता है कंज्यूमर इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म यानी कि हम किसी एक इथनोसेंट्रिक हैं, किसी एक पर्टिकुलर, यानी कि जैसे हम ये मान के चले कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं और बाहर के जो भी प्रोडक्ट हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से इथनोसेंट्रिज्म ही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।